जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर हम लोगों को हक और अधिकार दिया। और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड झांसी जनपद में मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मी वीरांगना झलकारी बाई को सादर नमन करते हुए हमारे मंचासीन भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई लवलेश प्रजापति जी, बुंदेलखंड महिला विंग की प्रभारी माननीय और हमारे भाई राजेश पैंथर जी, और आज की मंच कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय अशोक वर्मा जी, जो कि बहुजन मुक्ति पार्टी बुंदेलखंड प्रभारी उत्तर प्रदेश से हैं। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात रखूंगा। साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी की परिवर्तन यात्रा चित्रकूट जनपद के मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र से निरंतर चलती चलती सभी विधानसभा जिलों के क्षेत्रों से होते हुए आज आपके झांसी जनपद में आज इसका 13वां दिन है, आपके बीच में है। तो साथियों, परिवर्तन यात्रा का जो मकसद है, पार्टी के माध्यम से हम अपने समाज मूल निवासी बहुजन समाज के बीच में जाकर जागृति का कार्यक्रम चला रहे हैं। ये जो परिवर्तन यात्रा है, महापुरुषों ने कहा कि सभी परिवर्तनों का मूल परिवर्तन विचार परिवर्तन होता है। साथियों, जब तक हमारा विचार परिवर्तित नहीं होता तब तक हम कोई भी बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। अपने जीवन में, अपने घर और परिवार में, अपने समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, अर्थात बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसे आदमी ठंडी के सीजन में आग जलाता है तो बहुत सोच समझ करके तीली में गाड़ी को माचिस से टच करता है, उसको डरने का भय होता है, क्योंकि उसका विचार नहीं होता कि मैं जल जाऊं। जब उस आदमी का विचार परिवर्तन हो जाता है, वही व्यक्ति अपने ऊपर 15 लीटर केरोसिन डाल करके अपने आप को आग के हवाले कर देता है। इसे कहते हैं विचार। विचारों का परिवर्तन बहुत जरूरी है साथियों। इसी काम में तमाम हमारे महापुरुष बहुजन समाज में जन्मे समाज के बीच में जाते थे और जागृति कार्यक्रम चलाते थे। उन्हीं में से एक हमारे मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे संत कबीर महापुरुष थे। वो समाज में जाते थे और देखते थे ये जो समाज है हमारा, इस समाज की दयनीय स्थिति क्या है। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, एक अचंभा हमने देखा, कुआं में लागी आग, अकानो कीचड़ सब जरबरगा, मछली खेले भाग। ये जो मेरा समाज है, इस समाज में दवार लग गई है, सब कुछ लुट गया है, मान सम्मान स्वाभिमान शिक्षा संपत्ति जल जमीन जंगल सब कुछ चला गया है, फिर भी हमारे लोगों को एहसास नहीं है। एक अचंभा हमने देखा, कुआं में लागी आग। मैं क्या चंबा देख रहा हूं कि मेरे समाज में सब कुछ खत्म हो गया है। पानी कांदो पानी कीचड़ कांदो सब जरबरगा, मछली खेले भाग। जैसे मछली के जीवन से अगर पानी और कीचड़ अलग कर दिए जाए तो मछली को मर जाना चाहिए, फिर भी मछली खेले भाग। ऐसे मनुष्य के जीवन से शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति, सुरक्षा, मान सम्मान, जल जमीन जंगल सब कुछ अगर हटा दिया जाए, अर्थात आदमी को मर जाना चाहिए, फिर भी मेरा समाज आनंद से रह रहा है। और कह क्या रहा है कि सीताराम 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 कहिए, जौने विधे राखे राम वही विध रही है। आए मेरे समाज के लोगों, तुम लोगों को ऐसे रहने के लिए नहीं जीवन मिला था, जो इतिहास में जाना होगा। इस देश में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, जिसमें सबसे जबरदस्त जो घोटाला हुआ वो इतिहास का घोटाला हुआ। अभी मैं थोड़ी सी बात रखूंगा, इसके बीच में हमारे बाद में हमारे अध्यक्ष महोदय बहुत सारी बातें आप लोगों को बताएंगे। आपके बुंदेलखंड के झांसी जनपद पे मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मी वीरांगना झलकारी बाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो मूल निवासी बहुजन समाज की बेटी थी, रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ हाँ
रानी लक्ष्मीबाई के राज्य में कह दीजिए बॉडीगार्ड थी उनकी वीरांगना झलकारी बाई। समय ऐसा हुआ, अंग्रेजों का अटैक हुआ, वो इतनी वीर बहादुर लड़की थी, आप ही के समाज से थी, उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि जिसकी बॉडीगार्ड थी, ईमानदार थी वो, उसको लगता था कि मेरी जो रानी है, मेरी जो आका है, उस पर किसी प्रकार की आंच नहीं आना चाहिए, इतनी ईमानदार थी। उसने कहा, ये महारानी ऐसा करो, इधर से अभी सेना का स्तर खाली है, इधर से जगह खाली है, आप इधर से निकल जाओ और मैं जाकर के इस सेना का मुकाबला करती हूँ। साथियों, हम शकल थी, शकल मिलती जुलती थी, वो उसने रानी का पोशाक पहना और घोड़े पर सवार हुई और जाकर के अंग्रेजों के बीच में कूद गई। अंग्रेजों के बीच में कूद जाती है और युद्ध करती है। अंततः युद्ध लड़ते लड़ते जैसे लड़की कूदती है इधर को, वीरांगना झलकारी बाई सभी सेना समेट के आ जाती है, कहते हैं पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सभी सेना आकर के उसको पकड़ लेती है। पहले महिलाओं का तुरंत जो है वार नहीं करते थे, उनका मतलब होता था किसी राज की रानी को पकड़ करके अपनी दास बनाना, गुलाम बनाना, ऐसी पहले प्रथाएं चलती थी। तो साथियों, जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो पीछे के दरवाजे से अपने दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है और हमारे मूल निवासी बहुजन समाज की बेटी लड़ते लड़ते अंग्रेजों के चंगुल में चली जाती है। अंततः इसके बाद क्या हुआ, इसके आगे का इतिहास नहीं मिलता है। लेकिन एक अंग्रेज ने कहा, हे साथियों, ये वीरांगना, ये रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, ये तो उसकी बॉडीगार्ड वीरांगना झलकारी बाई है। इसके बाद वो कहाँ ले गए साथियों, आज तक किसी इतिहासकारों ने इतिहास नहीं लिखा। लेकिन वहां के जो उसकी राज्य में जो राजकवि थी, एक कवि होता है, एक राजकवि होता है। जो कवि राजा की प्रशंसा में कोई चीज लिखता है उसे राजकवि कहते हैं, जो कवि काव्य लिखता है उसे कवि लिखते हैं, कवि कहते हैं। जो रानी लक्ष्मीबाई के राज्य में राजकवि थी सुभद्रा कुमारी चौहान, उसने लिखा, तो क्या लिखा कि बूंदे ले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। युद्ध लड़ा हमारी बहन ने, युद्ध लड़ा हमारी बेटी ने, लेकिन लिख क्या रही है कि बूंदे ले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी। मतलब मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं लिख रही हूँ। सुना किससे? हरबोले। हरबोले जो कांगा नहीं होते, उनका जिस रात से राशन पानी चलता है वो गाते रहते हैं, छम छम बजाते रहते हैं। वो लिख रही है अपनी कलम से कि बुंदेले हरबोलों की मुख, हमने सुनी कहानी थी, अब खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इतना बड़ा बहुजन समाज के मानस पर, इतना बड़ा घोटाला बहुजन समाज के मानस और इतिहास पर हुआ साथियों, लेकिन हमारे बहुजन समाज के मूल निवासी बहुजन समाज जानने की कोशिश नहीं की। आज ये बहुजन मुक्ति पार्टी, इसी तरह के तमाम इतिहासों घोटाला हुआ, जो मूल निवासी बहुजन समाज का इतिहास है, इसको गांव गांव पे जाकर के आपके बीच में बताने का कार्यक्रम चला रहे हैं साथियों। इसी को कहते हैं जागृति। हो सकता है बहुत सारे लोग ये बात जानते रहे हों, हो सकता है न जानते रहे हों। साथियों, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। परिवर्तन के दिशा में मैंने ये बात अपनी रखी, क्योंकि आज झांसी के हम उस जगह पे विराजमान है जहां पर हमारे बहुजन समाज की बेटी युद्ध करते करते अपनी प्राणों की बाजी दी थी। मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राम शरण अनुरागी साहब। साथियों, आप लोगों ने काफी देर से इंतजार किया है। इस परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व कर रहे माननीय अशोक वर्मा साहब को आमंत्रित करते हैं। आप बुंदेलखंड परिवर्तन यात्रा के जौन प्रभारी हैं, इतिहास के जानने वाले हैं। साथियों, आप लोगों को ढेर सारी बातें अभी माननीय साहब जी हमारे बताएंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इनके स्वागत में आप लोग तालियों से इनका स्वागत करें। माननीय अशोक वर्मा साहब, आप अपनी बात रखें। माननीय अशोक वर्मा साहब, बुंदेलखंड प्रभारी तत्व बहुजन मुक्ति पार्टी। साथियों, आज यात्रा का 13वां दिन है और उस 13वें दिन में
ये यात्रा पहुंची है बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से जिला झांसी विधानसभा नौरानीपुर ग्राम सेमरी। ये कार्यक्रम 3 बजे से निर्धारित था और हम लोग उस कार्यक्रम में समय पर नहीं पहुंचे, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि आज सुबह कुछ अव्यवस्था हो गई थी गाड़ियों में, उसकी वजह से हम सुबह से ही लेट हो गए। इसके पहले जो कार्यक्रम था वहां पर पहुंचे लेट, तो यहाँ भी लेट हो गया, उसके लिए माफी। दूसरा, आप लोग इस परिवर्तन यात्रा की सभा में उपस्थित हैं और अपनी हाजिरी दे रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी की परिवर्तन यात्रा है, ये परिवर्तन यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक 403 विधानसभाओं में जा रही है और उन विधानसभाओं में जाकर जो हमारा मूल निवासी 85% बहुजन समाज है, उस 85% समाज के बीच में जाकर के हम अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। हम अपनी जो समाज की पीड़ा है उस पीड़ा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं कि क्या जो हमारे समाज के अंदर जो आज समस्याएं व्याप्त हो गई हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए हमें क्या करना होगा। वो सलाह मशवरा करने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है और ये जो पीपल कैंपेनिंग चल रहा है ये बहुत तेजी के साथ चलेगा, अभी और तेजी के साथ बढ़ने वाला है। तो साथियों, परिवर्तन यात्रा में जागरण और महाजागरण का जो कैंपेनिंग हो रहा है वो बहुत जरूरी है और उसके बगैर कोई भी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, इसलिए ये किया जा रहा है। साथियों, आजादी के 70 साल हो गए। उस आजादी के 70 सालों में इस देश के अंदर हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। गुलामों की हजारों समस्याएं होती हैं, गुलामों की हजारों समस्याएं होती हैं, लेकिन उन हजारों समस्याओं से जो सबसे बड़ी समस्या है वो है गुलामी। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है गुलामी और उसका सबसे बड़ा समाधान है आजादी। आजादी किससे? ये जो 85% समाज है, ये जो 85% हमारा जो समाज है, ये 15% जो मनुवादी लोग हैं, इनकी बनाई गई व्यवस्था के गुलाम लोग हैं। आज हमारे लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, अर्थ के नाम पर, शिक्षा के नाम पर गुलाम बनाए जा रहे हैं और गुलामी में रखा जा रहा है। इन सब बातों पर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। आजादी के 70 सालों में इस देश के अंदर हमारे लोगों को कोई हक और अधिकार नहीं मिला और हमारा समाज आज भी कष्ट से अपनी जिंदगी को जी रहा है। इस देश के अंदर अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और इस देश के अंदर इस देश से अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और कांग्रेस पार्टी को इस देश की सत्ता और शासन सौंप दिया। जो कांग्रेस पार्टी को सत्ता और शासन सौंपा, उस समय पर गांधी जी ने इस देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने और 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान इस देश को बाबा साहब अम्बेडकर ने सौंपा, उस संविधान में हमारे लोगों को मौलिक अधिकार मिला। वो मौलिक अधिकारों से हम लोग एक नए जीवन में प्रवेश किए। पर इस देश के अंदर लोकतंत्र तो लागू हुआ, लेकिन कांग्रेस के माध्यम से नेहरू ने
लोकतंत्र को इस देश के अंदर लागू नहीं होने दिया और लोकतंत्र को लूट तंत्र में तब्दील कर दिया। लूट तंत्र आज आपको सरकारी विभागों में हर जगह भ्रष्टाचार ही नजर आता है। कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी हमारे लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए राजी नहीं होता। वो तो सिर्फ इस उम्मीद में बैठा रहता है कि कोई आएगा और मैं उसका काम करने से पहले उसको हलाल करूंगा, उससे पैसा लूंगा। ये है लूट तंत्र। यहाँ धर्म के नाम पर लूटा जा रहा है, राजनीति के नाम पर लूटा जा रहा है और चारों तरफ लूट ही लूट है। और उस लूट में जो सबसे ज्यादा पीड़ित है वो हमारा मूल निवासी 85% बहुजन समाज है। एससी के लोग, एसटी के लोग, ओबीसी के लोग, माइनॉरिटीज के लोग। तो साथियों, ये जो लूट तंत्र खड़ा कर दिया, उस लूट तंत्र को आज भी इस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने एज इट इज लागू किया हुआ। संविधान में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट इस देश में बहुजन समाज के लोगों को, इस देश के लोगों को दिया, उसमें हमें शिक्षा लेने के लिए, संपत्ति रखने के लिए, शस्त्र रखने के लिए हमको अधिकार दिया। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक हथियार देता हूँ। वो हथियार है वोट डालने का हथियार। ये जो हथियार है ये मैं तुम्हें देता हूँ। ए मेरे लोगों, इसका सही तरीके से उपयोग करना और अपनी समस्याओं का समाधान करना। अगर आप सही तरीके से इसका उपयोग नहीं करोगे तो ये हथियार एक दिन तुम पर ही चलेगा और तुम्हें ही काटने का काम करेगा। आज समाज में ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इस समाज में आज ऐसा ही दिखाई दे रहा है और हो रहा है। साथियों, उस समय पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम आज से राजनीतिक रूप से तो बराबर होंगे, लेकिन हम आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े होंगे। अगर इस देश के अंदर आर्थिक और सामाजिक रूप से जो खाई पैदा हो गई है, अगर इस खाई को पूरा नहीं किया गया तो एक दिन लोकतंत्र को मानने वाले लोग लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर रख देंगे। क्या आपको भारत में लोकतंत्र कहीं दिखाई देता है? दिखता है? कागज पे दिखता है। लोकतंत्र धरती पर नहीं दिखता। अगर लोकतंत्र होता तो आज हमारा जो दबा कुचला समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो अति पिछड़ा समाज है, जो किसान है, जो मजदूर है, वो आज पीड़ा से न गुजर रहा हो। तो साथियों, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर 70 सालों में 60 सालों तक राज किया और इंदिरा गांधी ने नारा लगाया था कि गरीबी हटाओ का नारा लगाया और गरीबों को हटाने का प्रोग्राम बना लिया और गरीबों को इतना ज्यादा हटाया कि 2009 में उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार जब आई तो फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि सेन गुप्ता कमेटी का जो रिपोर्ट आया, उस सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि 83 करोड़ लोग इस देश के अंदर भूखमरी और अधभूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, जिनकी डेली की इनकम 20 रुपया है। इस तरीके से जो रिपोर्ट आया तो उन्होंने फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया, खाद्य सुरक्षा बिल, उसको हिंदी में कहते हैं खाद्य सुरक्षा बिल। कहा, कांग्रेस के लोगों ने कहा, ए लोगों, देश की जनता, हम आपको भूखे नहीं मरने देंगे। हम आपको अब राशन कार्ड की दुकान पर राशन देंगे, आपको भूखे नहीं मरने देंगे। आपको इतना देंगे कि ना आप मरोगे और ना आप मोटे होगे। क्या होगा? ना आप मरोगे ना आप मोटे होगे। आपके शरीर में इतनी ताकत होगी कि जब चुनाव आएगा 5 साल में तो आप अपनी टांगों से चल करके खाली वोट डालने तक पहुंच जाओगे। उन्होंने बनाया
मतलब इंदिरा गांधी ने नारा लगाया कि गरीबी हटाओ और इन्हीं लोगों ने गरीबों को हटाने का प्लान बना दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो मनुवादी पार्टी है ये हमारे लोगों का कल्याण करने वाले नहीं है। 70 साल बहुत होता है, किसी का विकास करने के लिए 70 साल बहुत होता है। आपके पास प्रशासन है, आपके पास शासन है, आप एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास था, सारा तंत्र व्यवस्था आपके अंदर में थी, देश का खजाना आपके पास था, फिर भी इस देश में लोग लाचारी और बेरोजगारी और गरीबी में जी रहे हैं। अगर वो बेरोजगारी और लाचारी और गरीबी में जी रहे हैं तो इससे ये सिद्ध होता है कि आप लोग इस देश को चलाने लायक नहीं हो। अगर आप इस देश को चलाने लायक होते तो आज हमारे लोगों की ये समस्याएं नहीं होती। इससे सिद्ध होता है कि आप लोग नालायक हो, आप लोग नालायक हो। अगर लायक होते तो ये समस्या न होती। साथियों, जो हथियार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लोगों को दिया, इस बात की जानकारी काशीराम साहब को हुई कि मेरा समाज जो पीड़ित समाज है इसकी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उस समस्या को ध्यान में रख करके उन्होंने सोचा कि समाज के अंदर जागृति पैदा करना होगा, और अगर जागृति पैदा नहीं करेंगे तो ये समाज और भी ज्यादा पीड़ा में चला जाएगा। तो उस समय पर काशीराम साहब ने इस देश के अंदर आंदोलन चलाया और उन्होंने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ऐसा नारा लगाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ऐसा नारा लगाया और समाज को इकट्ठा किया। और समाज को इकट्ठा करने के बाद उन्होंने समाज में संघर्ष किया। तो जो एक धारी तलवार बनी थी उसको काशीराम साहब ने धार लगा करके 2 धारी तलवार बना दिया, और 2 धारी तलवार बना दिया कि अब ये जब नीचे को चलती थी तो नीचे को ही हमारे लोग नीचे हैं तो हमारे लोगों को काटती थी। मैंने इसमें ऊपर धार लगा दिया है, अब ये ऊपर को जब चलेगी तो ऊपर को भी काटेगी। और समाज इकट्ठा हुआ, समाज इकट्ठा हुआ, समाज ने में नेता पैदा किए काशीराम साहब ने, और इस प्रदेश के अंदर सत्ता और शासन भी लेने का काम किया। जैसे ही हमारे लोग सत्ता और शासन में पहुंचे तो ये तलवार जो नीचे को चलती थी वो ऊपर को काटने लगी। जैसे ही ऊपर को काटने लगी तो ये जो मनुवादी पार्टियां हैं और मनुवादी लोग हैं इनके अंदर पीड़ा हो गई। अरे ये तो साला खतरा हो गया, ये क्या हो गया, खतरा हो गया। ये नीचे को चलती थी, अब ये ऊपर को चलने लगी है। अगर ऐसे ही चलती रही तो एक दिन हमारा सफाया हो जाएगा, हम लोग सत्ता और शासन से बेदखल कर दिए जाएंगे और हमारी पार्टियों को कुत्ते नहीं पूछेंगे। तो इन लोगों ने प्लान बना करके हमारी पार्टियों को, हमारे नेताओं को हाईजैक करने का प्लान बनाया और हमारे नेताओं को चंगुल में फंसाया। ऐसा किया, चंगुल में फंसा लिया, और चंगुल में फंसाने के बाद उनको गुलाम बना लिया। साथियों, ये जो कांग्रेस पार्टी है ये किसी की हितैषी नहीं है। 70 सालों में 60 सालों तक राज किया। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 60 सालों में इसने क्या क्या किया। जो ओबीसी के लोग हैं, पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, 1931 में अंग्रेजों के जमाने में इन लोगों की जाति आधारित गिनती हुई थी। आज तक 1931 से लेकर के लगभग 90 साल हो गया, 90 साल हो गया, आज तक इस देश में अभी तक ओबीसी की कोई जाति आधारित गिनती नहीं की गई। इस देश के अंदर गाय भैंस बैल की गिनती होती है, जानवरों की गिनती होती है, लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं है। इस देश के अंदर घोड़े कितने हैं, गधे कितने हैं, कुत्ते कितने हैं, पालतू कुत्ते कितने हैं, फालतू कुत्ते कितने हैं, सबकी गिनती होती है, लेकिन पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं होती, जो अपने आप को बैकवर्ड कहते हैं। इस देश के अंदर हिजड़ों की गिनती होती है, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं होती।
जो पिछड़ा समझते हो ना, ओबीसी के लोग जो है, जैसे कुशवाहा है, कुर्मी है, अहिर है, गडरिया है, तेली है, तंबोली है, नौवा है, ऐसी जो बहुत सारी जातियां हैं, आप और गिनती कर लेना, मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से इनकी कोई गिनती नहीं होती। आज 90 साल में कांग्रेस पार्टी ने 90 सालों का जो इनका इतिहास हो गया, ये दुनिया में 7 अजूबे हैं। ओबीसी जो इस देश के अंदर है वो 8वां अजूबा है। आज तक उनको किसी ने नहीं पूछा, क्यों? क्योंकि ओबीसी के अंदर कोई चेतना पैदा नहीं की गई, जागृति पैदा नहीं की गई। जागृति पैदा ना करने की वजह से इन्होंने संघर्ष का मोर्चा नहीं निकाला, और जिन लोगों ओबीसी के जो नेता तैयार किए गए और जो तैयार और पैदा हुए, वो नेता भी इन्हीं पार्टियों के पिछलग्गों और दलाल बनकर रह गए। उन्होंने दलाली करके अपना भला तो किया, लेकिन समाज के लिए कोई मोर्चा और संघर्ष नहीं निकाला। जब भी इन्होंने समाज की बात की, तभी इन मनुवादी पार्टियों ने ये हमारे समाज के जो नेता है, इन नेताओं को खसी कर दिया। खसी समझते हो? जब बैल को किसान जोतता है तो वो किसान जोतने से पहले बैल को खसी कर देता है, इसके बाद जोतता है, क्योंकि वो बैल खाली जोतने के काम आता है, आगे उसकी जिंदगी में फुल स्टॉप लग जाता है, वो बैल किसी काम में नहीं आता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, सीरियस मुद्दा है जो मैंने बताया। अभी 4 दिन पहले इस देश का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कहा कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की जाएगी। तो बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ओबीसी की जाति आधारित गिनती के लिए पुनर्विचार करना चाहिए। लालू प्रसाद यादव का लड़का तेजस्वी यादव, जो अपनी पार्टी को लीड करते हैं, जेडीयू आरजेडी को, वो कह रहे हैं कि इस देश में गाय भैंस की गिनती कर सकते हो तो ओबीसी की गिनती क्यों नहीं कर रहे? अभी उन लोगों को भी शर्म आने लगी है कि अभी हमको ओबीसी के मुद्दे पर बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलेंगे तो फिर हम इनके बीच में जाएंगे, वोट कैसे मांगेंगे? कैसे वोट मांगेंगे? इसलिए ये लोगों ने अखबार में स्टेटमेंट तो दे दिया, अखबार में बोल तो दिया, लेकिन रोड पर कोई मोर्चा निकालने को तैयार नहीं है। रोड पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए तैयार नहीं हो रहे, खाली बयानबाजी कर रहे हैं। तो इस तरीके से इन लोगों ने इस तरीके का किया। साथियों, ये ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा रहा। दूसरा, ये जो कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी धोखेबाजी की, इसको काशीराम साहब कहते थे ये सांपनाथ है। सांपनाथ जब डसता है तो जहर धीरे धीरे चढ़ता है। 70 सालों में 60 सालों तक जहर चढ़ता रहा, धीरे धीरे हल्लू हल्लू काटती है, एकदम धीरे धीरे बारीक तार से, पता नहीं चलना चाहिए। तो दूसरी पार्टी जो बीजेपी है, उसको काशीराम साहब कहते थे ये नागनाथ है। और ये जो नागनाथ है, जब नागनाथ काटता है तो आदमी पानी भी नहीं मांगता है, 2-4 घंटे में ही उसका राम नाम सत्य हो जाता है। 2014 में नागनाथ ने जब अपना फन खोला तो मोदी जी ने कहा, मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं नीची जाति का हूँ, मैं ओबीसी का हूँ और मैं चाय बेचने वाला हूँ। मैंने देश के लिए अपनी बीवी को छोड़ दिया, मैं देशभक्त हूँ। ऐसा टीवी पे सुना होगा। तो लोगों ने कहा, अच्छा बहुत देशभक्त है, ऐसा आदमी साधु है, महात्मा है, देश का कल्याण कर देगा। हमारे लोगों ने उसके समर्थन में आ गए। तो फिर इसके बाद मोदी जी ने कहा, अगर मैंने इतना कुर्बानी दिया, अगर आप लोगों ने देश की गद्दी में मुझे पहुंचाया, तो मैं देश की गद्दी में जाकर चौकीदारी करूंगा। और उसने कहा, मैं चौकीदार हूँ। अगर आपने पहुंचाया तो भाइयों बहनों, मैं चौकीदारी करूंगा। और वहां जाकर के अगर आपने मुझे पहुंचाने का प्रयास किया और मैं वहां गया, तो मैं आप लोगों को 15-15 लाख रुपया दूंगा। ऐसा बोला। मिला? 15 रुपए नहीं मिले। ये बहन जी बोल रही 15 रुपए भी नहीं मिले।
तो साथियों, जब 15-15 लाख का झांसा दिया तो नरेंद्र मोदी को लोगों ने कहा हर हर मोदी, घर घर मोदी, ऐसा नारा दिया। तो हमारे लोगों ने उसको वोट दिया और ईवीएम 2014 में ईवीएम से सरकार बनाया और वोट लिया। और फिर जाकर के देखा, अरे मैंने तो कह दिया, अब क्या करूं? तो लोगों को बोला ऐसा करो, आप लोग जाकर के खाता खुलवाओ बैंक में, वो भी जीरो बैलेंस वाला। जीरो बैलेंस का खाता खुलवाया और खाता खुलवाने के बाद प्रशासन ने कहा बैंक वालों ने, देखो ये खाता खाली है, इसमें पैसा डालना होगा, खाली खाता नहीं रहना चाहिए। हमारे लोगों ने मजदूरी करके, माता जी पहले सुन लो फिर घर में बात करना, बहुत टाइम रहेगा बात करने के लिए। जो मैं बता रहा हूँ वो लोगों को और भी महिलाओं को बताना, उनको बताना, सुन लो, बहुत कीमती टाइम है, पता नहीं दोबारा आना होगा कि नहीं होगा हमारा इधर। तो इस तरीके से उन लोगों ने कहा ये इस तरीके से खाता खोलो, तो कहा खाता खाली नहीं रहना चाहिए, तो 200-400 रुपया, 500, 1000, 2000 डालो। हमारे लोगों ने मजदूरी किया, कर्जा लिया, डाल दिया। फिर मोदी जी ने कहा ये देश के अंदर मंदी आ गई है, संकट आ गया है, इसलिए सैनिकों के लिए, कल्याण के लिए ऐसा करो, आप लोग कुछ करो। तो उसने कहा सभी के खाते से 100-100, 200, 400 रुपए निकाल लो। निकाल लिया, हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया। वो पैसा कहाँ गया पता नहीं चला। उसको मालूम था ये नंगे भूखे समाज के लोग हैं, इस देश की जनता गरीब है, इनके पास तो कुछ है नहीं, खाते में डाल दिया है तो जो मिल गया है वही ले लो। इसका मतलब भागे भूत की लंगोटी भी उतार लो। जब भूत भागता हो तो उसको पकड़ना पड़ता है, अगर पकड़ में ना आए तो उसकी लंगोटी अगर पकड़ में आ जाए तो वो खींच लेना चाहिए। ऐसा किया, इस तरीके से इन्होंने किया। सत्ता में आने के बाद इन्होंने सबसे पहले एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होनी चाहिए। और क्या कहा था, मैं पिछड़े वर्ग का हूँ, पिछड़े वर्ग का हूँ, झांसा दिया लोगों को। और कहते हैं हम देशभक्त हैं। वाह, तुम्हारी देशभक्ति को सुन करके हमको तरस आने लगा है कि अगर ऐसे देशभक्त हैं तो देशभक्त कैसे होते होंगे। तो साथियों, इस तरीके से इन्होंने किया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट बेच दिया, सरकारी अस्पतालों को बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशनों को बेच रहे हैं, हवाई अड्डों को बेच रहे हैं, सब कुछ बेचा। लखनऊ में जाओ और जो एयरपोर्ट बना है लखनऊ एयरपोर्ट में, जो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट था, उसका नाम हवाई अड्डे का, उस हवाई अड्डे का नाम अब अडानी है। मतलब इस देश के पूंजीपतियों के नाम पर संपत्ति बेच रहे हैं। और ढिढोरा गांव में ये जो भोले शंकर लोग हैं, इनको टीवी में दिखाते हैं कि मोदी जी बहुत बड़ा देशभक्त है, चमड़ी निकाल रहे हो कंधे पे हाथ रख करके, मतलब देशभक्ति का इंजेक्शन लगा करके हमारे लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं और हमारे लोगों को लाचार और बेरोजगार बना रहे हैं। इसके बाद इस देश के अंदर महामारी आई दुनिया में, दुनिया के लोगों ने अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा किया, दवा दारू सारी व्यवस्था किया। इवन की अमेरिका जैसे शहर ने कहा कि अगर बीमारी है और कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, हम उसको $10,000 देंगे। $10,000 का मतलब समझते हो कितना होता है? 70,000 रुपए महीना घर पर भेजेंगे कि आप रोटी पानी खाओ, पर बीमारी से मरने नहीं देंगे, बाहर मजदूरी करने जाने की जरूरत नहीं है। और हमारे देश में क्या हुआ, जब बीमारी आई तो हमारे लोग दौड़ते दौड़ते सरकारी अस्पताल को गए। सरकारी अस्पताल में जब गए और 2-4 जब निपट गए तो हमारे लोग डर गए। डरने के बाद क्या किया, जो गांव में झोला छाप डॉक्टर होता है उसको ढूंढने लगे और झोला छाप डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब आप महान हो, अभी आपकी ही कृपा होनी चाहिए, आपके भरोसे पर हैं। क्यों? तो बोला उधर अस्पताल में जाएंगे ना तो डायरेक्ट टिकट कट जाता है ऊपर, क्योंकि जो जाता है वो वापस नहीं आता। किसी को छींक हो गया, जुकाम हो गया, अगर वो भी वहां चला गया तो लौट कर नहीं आता। इतना डर गए थे लोग, डर गए थे कि नहीं डर गए थे? ये क्यों हुआ? इस कोरोना बीमारी के नाम पर इतना पैसा सरकार ने लिया, उस देश के लोगों ने दिया, वो पैसा कहाँ गया पता ही नहीं चला। और कैसे किया?
एक आदमी को छींक हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसको बोला कोरोना हो गया, इसको भर्ती करो 15 दिन। 15 दिन भर्ती करके स्कूल में डाल दिया। 3 दिन के बाद बोलते थे घर में जाओ, अकेले रहना। वो डॉक्यूमेंट बनाया और वो कोरोना के नाम पर, उस आदमी के नाम पर पैसा निकाला। और पैसा किसने लूटा? ये नेता लोगों ने, ये मंत्री लोगों ने, ये शासन और प्रशासन में बैठे अधिकारी कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार किया। किसी को पता नहीं चला, और पता चला कि अस्पताल में गए तो आ रहे हैं, इनको निपटा दो। जब निपट ही जाएंगे तो अस्पताल में भी आना छोड़ देंगे। ये है नागनाथ। जब डसता है तो आदमी पानी नहीं मांगता। ऐसा उन्होंने किया और वो आगे भी कर रहे हैं। दूसरा, अभी इस देश के अंदर इन्होंने कृषि कानून बनाया, और वो कृषि कानून बनाया 6 महीने से 7 महीने हो गए। दिल्ली के बॉर्डर पर आज भी किसान धरने पर बैठा है। उस किसानों में से 500 किसान मर चुके हैं, उनकी वो शहीद हो गए कि ये किसान काले कानून है, इसको बंद कर दो और इस काले कानून को हटा दो। क्यों? क्योंकि वो जो काला कानून बनाया इन्होंने इतना खतरनाक है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराई जाएगी। वो किसान कानून आपने पढ़ा नहीं? मैंने पढ़ा। उसमें क्या लिखा है एक बार बता। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराई जाएगी और वो ठेका दे करके तो वो जमीन में कहेंगे कि ये बो, आपको वही बोना पड़ेगा। फिर वो माल पूंजीपतियों के गोदामों में जाएगा, फिर वो अपनी मर्जी से रेट बनाएंगे। रेट बनाने के बाद आपको खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो। 2 रुपए का सामान आपका वो 100 रुपए में बेचेंगे, आपको 100 में खरीदना होगा। तो 2 रुपए में खरीदा, 2 रुपए में आपका खर्चा पूरा नहीं होगा, 100 रुपए का सामान खरीदना होगा, तो आपको गरीबी में और ज्यादा धकेल देंगे। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत उन्होंने जमीन लिया, उससे आप कहोगे बाबूजी खर्चा नहीं चल रहा, बेटी की शादी करना है, घर में कोई बीमार हो गया, ये हो गया, कर्जा दे दो। आप उससे कर्जा ले लोगे, कर्जा वो ब्याज में देगा, थोड़े दिन बाद ब्याज चढ़ता रहेगा। फिर वो कहेगा अरे पैसा दो हमारा। आप कहोगे बाबूजी पैसा तो है नहीं, तो फिर क्या करें? तो ये जो 2, 4, 6, 10 बीघा जमीन है, ऐसा कर इसी को लिखा दे। तो आज जो 2, 4, 6, 10 बीघे का मालिक है वो आने वाले समय में अपनी ही जमीन में मजदूर बन जाएगा। इसीलिए वो किसान बैठे हैं कि कानून वापस करो। इतना खतरनाक कानून है ना। नागनाथ डस रहा है ना, ऐसे डस रहा है। दूसरा, इस देश के अंदर संविधान में लेबर कानून बना था, उस लेबर कानून में इन्होंने बदलाव कर दिया और जो कहा कि 8 घंटे की जो ड्यूटी होती थी वो 12 घंटे की ड्यूटी होगी और आपको पैसा 8 घंटे का मिलेगा। हमारे गांव देहात के नौजवान बच्चे जो 10वीं 12वीं पढ़ करके BA करके अपने घर की गरीबी और हालात को देखकर परदेश को भागते हैं, वो जाकर कारखानों में काम करते हैं। उन कारखानों में हमारा नौजवान लड़का जाता है, उसको कोल्हू की बैल की तरह वहां काम लिया जाता है और निचोड़ दिया जाता है, पैसा कम दिया जाता है। जो बच्चा वहां जाता है वो मजदूर बन जाता है। अब मेरा सवाल ये है कि जो मजदूर वहां जाकर बन गया और अपनी पेट रोटी पालने के लिए वो लग गया मशीन की तरह काम करने में, कोल्हू की बैल की तरह जोत दिया गया, क्या उसका जो बच्चा होगा वो अधिकारी कर्मचारी बनेगा? मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा। ये लोग मजदूर तब्दील कर रहे हैं क्योंकि इस देश के पूंजीपतियों को मजदूर चाहिए। तो ये पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। वो कहते हैं पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, अब कहते हैं अनपढ़ रहेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। मतलब तुम अनपढ़ रहोगे तो हमारे मजदूर बनोगे, पढ़ लिख जाओगे तो नौकरी मांगोगे, बात करोगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करोगे, इसलिए तुम्हारी शिक्षा का नली काट देते हैं और तुम घूमते रहो। तो इस तरीके से ऐसा कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? अनपढ़ बना रहे हैं और स्कूल बंद है, मास्टर को तनख्वाह है, बच्चे को कोरोना ना हो जाए। दारू की दुकान, मैडम जी बात करना है तो घर जाओ या तो सुनो। महिलाओं की आदत बुरी होती है, कितनी कीमती बात करो वो आपस में बात करना नहीं बंद करती है। ये जन्मजात गुण होता है। माफ करना मेरी बात को, बुरा नहीं मानना। मैं इतनी कीमती बात बता रहा हूँ, यही बातें सुनकर और जाना मोहल्ले में जब पानी भरने के लिए हार बाहर जाना, समझाते रहना। पहले अपने दिमाग में तो डाल लो तभी तो समझाओगी। तो इस तरीके से
बोलने के लिए किसने मना किया? जाना, रात भर बोलना, दिन भर बोलना। अगर किसी का घर वाला ना आया हो तो उसको भी आज रात भर समझाते रहना। कोई आया था, हमको समझा कर गया, तुम भी समझ लो, ये लड़ाई हमें लड़नी होगी। तो इस तरीके से उन लोगों ने मजदूर बनाने का प्लान किया। और कोरोना दारू की दुकान पे नहीं आता, क्योंकि दारू की दुकान से सरकार को पैसा जाता है। स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो इनकी जिंदगी सुधर सकती है, इसलिए कोरोना आता है। तो ये सब बातें हैं। आज बहुजन बहुत कम शब्दों में बात कहता हूँ, बहुत सारी बातें हैं। ये बहुजन मुक्ति पार्टी आपके बीच में पूरी जिम्मेवारी के साथ आई, क्योंकि आज हमारे समाज में पीड़ा हो गई, अत्याचार हो रहे, बलात्कार हो रहे, भ्रष्टाचार हो रहे, हमारी शिक्षा चली गई, संपत्ति जाने वाली है और हम बिल्कुल नंगे होने वाले हैं। कैसे? अभी योगी सरकार ने एक कानून पास किया और उस कानून में कहा जिसके 2 होंगे उसको राशन कार्ड मिले, नौकरी मिलेगी, जिसके 3 बच्चे होंगे उसको कुछ नहीं मिले। अरे मेरे बहुजन समाज में जो SC के लोग हैं, जो बैकवर्ड के लोग हैं, जो OBC के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो मुसलमान हैं और जो क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, लिंगायत है, जैन है, SC ST OBC के ही ज्यादा बच्चे हैं। हमारे ही लोगों के किसी के 4 होते हैं, किसी के 5 होते हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी के 2 होते हैं। तो वो कह रहे हैं 2 को मिलेगा, 3 वाले को नहीं मिलेगा, 2 से ऊपर वाले को नहीं मिलेगा। तो ये किसके बच्चे हैं? हमारे बच्चे हैं। वो परिवार कौन है? हमारे लोगों के परिवार है। 85% बहुजन समाज के परिवार है। तो क्या होगा? हमारे लोगों को व्यवस्था से भी खदेड़ने का प्रोग्राम बना लिया, कानून बना करके खदेड़ रहे हैं। वो निकलो, मरो, तुम्हें उधर मरना है, हम तुम्हें कुछ देने वाले नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अगर 83 करोड़ लोग भूखमरी और अधभूखमरी की कगार पर हैं और इन्होंने जो योगी सरकार, जो नागनाथ की सरकार है, अगर उसने ऐसा कानून बनाया तो ये समझ लो कि हमारे लोगों के सामूहिक नरसंहार का प्लानिंग बनाया हुआ है। हमारे लोगों के सामूहिक नरसंहार का, कि उनको मालूम है लाठी से मारेंगे, डंडे से मारेंगे, लोकतंत्र है, जिंदाबाद मुर्दाबाद हो जाएगा। ऐसा करो, इनको सुविधा ना देकर ही मार डालो, इनको भूखा ही मार दो, न कोर्ट में जाना पड़ेगा, न कचहरी में जाना पड़ेगा, अपने आप टंटा समाप्त हो जाएगा। हमारे ये भोले शंकर लोग मोदी मोदी कर रहे थे ना, और करो। हवा में किसी ने हवा भर दिया तो फिर मोदी मोदी खोद डाला, पूरे देश को खोद दिया, घर घर को खोद दिया, और बुलाओ मोदी को। दूसरा, कैसे आदत को खराब करते हैं। हमारी साथ में जो मैडम चल रही है, उन्होंने कहा कि पहले कहा फ्री में देंगे, बोला, फिर कहा पैसे वापस आएंगे गैस का। जानते हो क्या कहा? अब कह रहे 1000 रुपए का सिलेंडर है। एक घर में सिलेंडर लगता कितना है? एक सिलेंडर साल का 12 सिलेंडर, 1000 का सिलेंडर अगर हो गया तो वो किसान को क्या कह रहे हैं? अब 12,000 रुपए भरो। पहले घरवाली को दिया, महिला को, तो जो लकड़ी में रोटी बनाती थी उसको गैस की आदत लगा दिया। अब गैस की जब उसको आदत लग गई, अरे साला इसमें आंच कम लगती ही लगता है, खट से दबाओ और बनाओ, कंडा लकड़ी का खत्म झंझट। तो उसने सोचा क्या करे, तो लगा दिया आदत, पहले दिया, इसके बाद कहता है अब भराओ, मतलब 12,000 रुपए साल का हमको दो। अब वो महिला कहती है गैस भराओ, उसके पास पैसा नहीं होता, झंझट करवा दिया, मियां बीवी में झगड़ा करवा दिया। अब वो झंझट करती है, भरवाता क्यों नहीं है, मेरी आंखों में धुआं लगता है, अब मुझे परेशानी होती है। उसका बजट बांध दिया, और वो बजट इसलिए बांध दिया कि गैस का सिलेंडर, जो गैस आता है वो अडानी का आता है, अंबानी का आता है, वो किसी SC बैकवर्ड के यहाँ से आता है क्या? इन पूंजीपतियों के यहाँ से आता है। तो उन्होंने कहा इनको 12,000 का बजट बांध दो, हर महीने इसको भरना ही पड़ेगा। जब महिला झगड़ा करेगी तो झक मार करके भरेगा। है कर दिया, महिला मियां बीवी में झगड़ा लगा दिया। खुद की तो शादी किया नहीं, खुद की शादी किया नहीं तो बीवी के साथ झगड़ा होता नहीं है, अकेले अकेले घूमता रहता है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि परिवार की पीड़ा क्या होती है, जो घर का मुखिया परिवार चलाता है। इसलिए साथियों, इन्होंने ऐसा किया, कानून बना दिया। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि बहुजन मुक्ति पार्टी आप लोगों के बीच में आई है। हमारे समाज के नेताओं को उन्होंने खसी कर दिया है।
और हमारे नेताओं का भी चरित्र वैसा ही बना दिया है। हमारे नेता वोट लेने के टाइम पर आते हैं, बाकी समय पर कोई नहीं आता है, और वो लोग जो है वैसा ही करने का काम करते हैं। इसलिए हमारे नेताओं के साथ ऐसा हमारे नेताओं ने व्यवहार किया कि जैसे भेड़ बकरियों को चराया जाता है ऐसे चराते रहते हैं। जो गडरिया होता है वो भेड़ों को बेचने से पहले कभी नहीं पूछता आपको बेचूं कि नहीं बेचूं, बेचूं कि नहीं बेचूं। जब उसका जेब खाली हो जाता है खर्चे के लिए तो 2-4 भेड़ पकड़ता है और सीधा बेच देता है। तो हमारे नेताओं की करनी और कथनी में अंतर हो गया है। इसका मतलब देसी कहावत क्या होती है, देसी में लोग कहते नहीं, खाने के दांत, हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। ऐसा ही हमारे नेताओं का चरित्र बन गया। हम कहते हैं हमारा नेता बैठा हुआ है और हम वोट देते हैं बोरों में भर भर कर, और वो यहाँ से वोट ले जा करके उन्हीं पार्टियों के चरणों में ले जा करके रख देते हैं और हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। आखिरी बात बताता हूँ, आपको काम हो सकता है, इसलिए आखिरी बात बताता हूँ। जब भी कोई नेता आए और आकर के बोले कि देखो हमने आपका कल्याण कर दिया है, अब ऐसा करो आप लोग जो है दोबारा से हमको वोट दो और जिताओ, उसको बोलो नेताजी आपने कल्याण कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन एक काम करना। क्या काम करना? आप हमको स्टैम्प पेपर पर लिख करके दो जो जो करना चाहते हो। स्टैम्प पेपर पे लिख करके दो जो जो करना चाहते हो। अगर आप स्टैम्प पेपर पे लिख करके नहीं दोगे तो हम कुछ भी करने वाले आपके लिए नहीं है। हमने वोट देकर आप पर भरोसा किया, लेकिन आपका यकीन, आप भी हमें कोई गारंटी दो। तो अगर वो बोलेगा मैं हाई कमान से बात करता हूँ, ऊपर बात करता हूँ, नीचे बात करता हूँ, उसको बोलना जिधर मर्जी बात कर ले, लेकिन गारंटी देगा कि ये मुद्दे हैं पार्टी के, और स्टैम्प पेपर में नोटरी करके अगर वो लोग छपवा करके ऐसा देते हैं तो उसको वोट देने का, तो वो देने वाला नहीं है। तो क्या बोलेगा पता है? हाँ आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं आता हूँ, अगली बार मिलूंगा, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। तो समझ जाना ये आने वाला नहीं है। तो उसको एक ही बात बोलना, नेताजी अब की बार दूर से नमस्कार। दूर से नमस्कार का मतलब समझते हो? हमने तुमको बहुत बुलाया, तुमने हमारे साथ धोखा किया, इसलिए नेताजी अब की बार दूर से नमस्कार। दूर से नमस्कार का मतलब होता है कि अब दोबारा इस गांव में वोट मांगने मत आना, हमारी जिसको इच्छा होगी उसको देंगे। जो पार्टी 100 रुपए की स्टैम्प पेपर भी लिख कर देगी हम उसको वोट डालेंगे, वरना हम डालने वाले नहीं हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी 2022 के इलेक्शन में आप लोगों को स्टैम्प पेपर पर लिख करके देगी और पूरी जिम्मेदारी और गारंटी के साथ देगी। आप लोग बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ दो, इसके सदस्य बनो, इसका झंडा उठाओ। ये महापुरुषों की विचारधारा के पर चलने वाली पार्टी है। ये बातें हम आपको समझाने के लिए हर जिले में, हर विधानसभा में हम जा रहे हैं कि ये मेरे भोले शंकर लोगों, अब जागरण करो, जाग जाओ। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, आप तो निरंतर सोते रहते हो। अपने अधिकारों के प्रति आपको जागृति नहीं होती। ये कोई नेता आपकी लड़ाई नहीं लड़ने वाला। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनका भविष्य अंधकार में जाने वाला है। इसलिए अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई खुद लड़ो, और वो मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई जो काशीराम साहब ने 15 और 85 की लड़ाई खड़ी की थी, आज बहुजन मुक्ति पार्टी उस 15 और 85 के नारे को फिर से जीवित करने के लिए आई है और आप लोगों के बीच में कहती है कि खड़े हो जाओ अपने संघर्ष के लिए, अपनी आजादी के लिए, वरना आने वाला समय इतना खतरनाक हो जाएगा कि हमारे लोगों की दास्तां भी नहीं मिलेगी दास्तानों में। साथियों, और इस देश पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो लोग इस देश का संविधान बदल देना चाहते हैं। अगर इस देश का संविधान चला गया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि संविधान से ही हमारा अस्तित्व है। इसलिए आप लोगों को इस लड़ाई में शामिल होना होगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, और इस पार्टी को गांव गांव में, नगर नगर में, शहर शहर में पहुंचाना होगा, और इस देश के अंदर विचारधारा लेकर के जाकर के लोगों को जागृत करके अपने झंडे को और डंडे को मजबूत करना होगा। पार्टी के झंडे को और डंडे को मजबूत करना होगा। जब तक झंडे से काम चलेगा तो झंडे से काम चलाएंगे, अगर झंडे से काम नहीं चलेगा तो झंडा निकाल कर जेब में रखेंगे, उसके बाद डंडे से काम चलाएंगे। तो साथियों,
अब डंडा क्या है? ये जो हमारा समाज है SC ST OBC का ये डंडा है, ये जितना ज्यादा इकट्ठा होगा उतना मोटा डंडा बनेगा, जितना मोटा डंडा बनेगा उतना ज्यादा ताकत होगी। और फिर अगर ज्यादा मोटा डंडा बन जाएगा तो हो सकता है चलाने की जरूरत भी न पड़े। लेकिन हमारा जो विरोधी है, ये जो मनुवादी है, ये बिना डंडा के मानने वाले लोग नहीं है, इसलिए चलाना पड़ सकता है। इसलिए डंडे की ताकत को बढ़ाओ, तभी हमारे अधिकार बचेंगे, संविधान बचेगा। क्योंकि ये देशद्रोही लोग संविधान बदलने की फिराक में हैं, और संविधान अगर इन्होंने बदला तो संविधान को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसकी सुरक्षा के लिए हम ऐसा करेंगे। इसके लिए हम संकल्पित हैं और संकल्प लिया है कि हम अपने देश में, इस देश के अंदर जो हमारे पुरखों की विरासत है उसको मिटने नहीं देंगे। ये गांव के लोगों, आप लोग भी साथ सहयोग करोगे। मैं इतना ही कह करके अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। आपने मुझे ध्यान पूर्वक सुना, आपका धन्यवाद, आभार। जय मूल्यवासी।